तो स्वागत है प्यारे रसगुल्लो आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। तो कैसे हैं प्यारे रसगुल्लो? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है तो तैयारी एकदम जोर शोर से करनी चाहिए। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज हम एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ एक नए चैप्टर को लेके आ गए। चैप्टर क्या हमारा? चैप्टर हमारा है अब्यू, जिसको मैट्रिक्सेस बोलते हैं, यानी मैट्रिक्स, शॉर्टकट में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि मैट्रिक क्या होता है, यानी अब्यू क्या होता है। देखिए, हम इस वीडियो के अंदर इसका परिचय देखेंगे और इसके प्रकार देखेंगे। अब्यू के परिचय व अब्यू के प्रकार देखेंगे। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा, एकदम अंत तक बैठ जाइए। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एक एक पॉइंट जितना लिखा रहे नोट करते चलिए। कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना याद रखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि अब्यू होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ बात लिख दिया है। अब्यू संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, यानी फलनों या संख्याओं या फलनों का आयताकार की बात कर दी। अच्छा, आयताकार ज़रा समझते हैं। हमारे पास कोई संख्या है, देखिए एकदम मतलब मज़ेदार तरीके से समझेंगे। हमारे पास कोई आयताकार एक संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, -1 2 3 और 5, इसको 5 ले लेते हैं, 5 -7 2। इस प्रकार से हमने कुछ अवयव ले लिए। ज़रा ध्यान समझिएगा। हम और अवयव लेते हैं, 4 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, -2 ले लिए। हम इस प्रकार से ले लिए, ठीक है। ज़रा आप एक बात ध्यान नोटिस कीजिए कि इन्होंने कहा अब्यू संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। जो अब्यू होता है फलनों या संख्याओं का आयताकार, तो आप देखेंगे तो ये एक आयत बना है। आयत कैसे होता है? आप आयत को जेनुअल तरीके से इस प्रकार देखेंगे कि आयत होता है, ठीक है, एकदम क्लोज आकृति होती है। लेकिन यहाँ खुला है, लेकिन इसका जो सिंबल है ना, वो भी हमें आयत की तरह दिख रहा है, यानी ये भी क्या है? आयत है। यानी इसी को क्या बोलते हैं? अब्यू बोलते हैं। यही हमारा अब्यू होता है, यानी एक अब्यू होता है, ये भी अब्यू होता है। और एक बात और यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर इस अवयव का नाम होता है, जो है ये सब अवयव होते हैं। जितनी चीज़ अंदर लिखी गई सब अवयव होते हैं, अवयव होती है। जितनी संख्या लिखी गई है अवयव होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 4 2 3 -2 सब अवयव हैं। ये सब देख रहे हैं सब अवयव हैं, सबका एक ना कुछ नाम होता है। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर। अच्छा, हम इसको हटा देते हैं। आपने इसको समझ लिया, तो ज़रा हम इसको सीखते हैं। एक एक स्टेप में सीखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। ज़रा समझिएगा ध्यान से। जो हमारे पास यहाँ लिखा होता है, हम इसका नाम कहते हैं। इसका नाम हो जाता है भैया। अच्छा, इसका नाम करने से पहले आप इसको समझिए। आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, आपने चतुर्थांश पढ़ा है। इस लाइन को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। बताइए, ऊर्ध्वाधर कहते हैं कि नहीं? और इसको कहते हैं क्षैतिज कहते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो ऊर्ध्वाधर वाली लाइन होती है, जो सीधी वाली लाइन होती है, इसको कहते हैं स्तंभ। इसको क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ये हो जाता है हमारा स्तंभ। और जो इस प्रकार से लाइन होती है, इसका नाम हो जाता है पंक्ति। इसका क्या नाम हो जाता है? पंक्ति। तो आइए समझते हैं। देखिए, खड़ी वाली लाइन, ये पूरे यानी इधर इधर इधर, इनका नाम जो होगा, इनको स्तंभ कहेंगे और इनको पंक्ति कहेंगे। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। यानी हम इसको लिखेंगे पहली पंक्ति, जिसको हम शॉर्टकट में R1 या रो कहते हैं। इसको रो कहते हैं, इसको रो कहते हैं। तो हम इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? शॉर्टकट में लिखेंगे R1, ठीक है। इसको कहते हैं दूसरी पंक्ति, रो। इसको हम कहेंगे R2। इसको कहेंगे तीसरी पंक्ति, ये भी हो जाता है रो। इसको हम कहेंगे R3। यानी कि आप जरा एक बात ध्यान समझिएगा। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पंक्ति किसको कहते हैं? इस पूरी लाइन को पंक्ति कहेंगे। पूरा लाइन पंक्ति होगा, ये पूरा लाइन पंक्ति होगा, और ये पूरा लाइन स्तंभ होगा, ये पूरा लाइन स्तंभ होगा, ये पूरा लाइन स्तंभ होगा। पंक्ति किसको कहते हैं? जो लाइन एकदम बेड़े होती है, जो लाइन बैठा होता है, सूता रहता है, यानी समझिए ना, इसी को पंक्ति कहते हैं। यही पंक्ति मारा जाता है। और अगर हम इसको खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान देखिएगा। अब हम इसको क्या कहेंगे?
इसको हम कह देते हैं, इसको कहते हैं हम स्तंभ, यानी पहला स्तंभ, इसको पहला स्तंभ कहते हैं, पहला स्तंभ भी हो जाता है। इसको कहते हैं दूसरा स्तंभ, और इसको कहते हैं तीसरा स्तंभ। इसको कॉलम कहते हैं, शॉर्टकट में इसको C1, इसको C2, इसको C3 कहते हैं। इतनी बात आप अगर समझ गए हैं तो हम एक चीज़ आपको यहाँ दिखाते, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो फटाक से चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसको लिखने का बस इतने मतलब था कि ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहते हैं और क्षैतिज को हम क्या कहते हैं, तो हमने आपको बता दिया। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग, 2 4 -3 2। अब देखिएगा ये हमारे पास अपव्यू आ गया। इस अपव्यू को हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यही होगा ना, बताइए। हमने अभी जस्ट बताया कि इन वाली पंक्तियों को R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं, यानी पूरा हो जाएगा R1, पूरा हो जाएगा R2, पूरा हो जाएगा R3। तो देखिए R1 R2। अब यहाँ देखिए, इस पूरी को कहते हैं पहला स्तंभ C1, कॉलम कहते हैं, ये हो जाएगा दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3, यानी C1 C2, क्योंकि यहाँ 2 ही स्तंभ है, यहाँ 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। बात समझ में आ गई आपको। और अगर आप इस प्रकार से लेना चाहते हैं कुछ भी, तो और आप ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 5 6 8 -1 2 और 3। इस प्रकार से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अपव्यू, तो हम बड़े आराम से इसको कहेंगे कि ई हमारे पास R1 है, ई हमारे पास R2 है, और ई हमारे पास R3 है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ठीक है। इसको कहेंगे क्या हम, इसको कहेंगे C1 पहला स्तंभ, इसको कहेंगे हम C2 दूसरा स्तंभ, इसको कहेंगे हम C3 तीसरा स्तंभ। यानी एक बात तो आप समझ चुके हैं कि जो अपव्यू होता है, अपव्यू हमारा क्या होता है, आयताकार होता है, और उसको हम इस प्रकार से लिख करके, इनके कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं। जैसे कहने का मतलब, किसको हम पंक्ति कहेंगे, तो आपने देखा कि जो स्ट्रेट वाली लाइन होती है, इस प्रकार से समझिएगा, इस वाली लाइन को, इसको हमने दिखाया भी आपके सामने, जस्ट लिखा था, हमने भी बताया ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो हम इसको कहते हैं स्तंभ। स्तंभ मतलब जो खड़ा होना चाहिए, जो खड़ा रहे, स्तंभ। इसको हमने कहा पंक्ति। पंक्ति मतलब जो सूता रहे, जैसे कि हम खंभा सुता देते हैं रोड पे, पंक्ति हो जाती है, और खड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्तंभ। स्तंभ का मतलब हाइट होनी चाहिए, हाइट। हम खड़े हैं, हम क्या हैं, हम पंक्ति हैं। अगर हमें कोई ढकेल के गिरा देता है, ऐसे समझिए ना, ये मार्कर है, एक रख देते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, स्तंभ हो गया, सॉरी ये पंक्ति हो गया, पंक्ति क्योंकि पंक्ति है, और जैसे हम इसको उठा देंगे स्तंभ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर कोई खंभा है तो क्या है, स्तंभ है, और इसे सुता दिए तो पंक्ति हो गया। यानी इस प्रकार से खड़ा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा हाइट आप देख रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, स्तंभ। ऐसे कर देंगे तो क्षैतिज। बात समझ गए। क्षैतिज का मतलब क्या हो जाता है भैया, पंक्ति। यानी एक सीधी बात आप याद रखिएगा कि इधर वाली जितनी अवयव होंगी, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत आ जाते हैं भैया, पंक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। और जरा ध्यान दीजिएगा, इन सब को हम कहते हैं क्या भैया, इन सब को हम कहते हैं स्तंभ कहते हैं, यानी कॉलम कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं, फटाफट कमेंट में बताइएगा कि आप इतनी बात समझे कि नहीं। अभी तक हमने जो बात बताई, अभी तक हमने यही बात बताई। अच्छा, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है चित्र देखने में। अभी तक हमने आपको 2 बात बताई कि पंक्ति किसको कहते हैं, स्तंभ किसको कहते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा। एक छोटी सी बात और दिखाते हैं, छोटी सी बात हम यहाँ जगह दिखा देते हैं। मान लीजिए माइनस की 12 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए माइनस का। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया यहाँ पंक्तियों की संख्या बताइए, पंक्ति, ध्यान समझिएगा। पंक्ति का मतलब होता है रो, यानी कि यहाँ पर R1 का वैल्यू है, ई R2 का वैल्यू है। कॉलम का मतलब देखा जाए तो C1 और C2, यानी हमारे पास पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 2 है, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो जाएगा। ये हो जाता है इसका ओवरऑल अपव्यू का लगभग मेन परिचय कि अपव्यू क्या होता है, किसको पंक्ति कहेंगे, किसको स्तंभ कहेंगे। तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। चलिए भाई, फटाफट आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए, अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया तो दोस्तों हम इसको फटाक से मिटाते हैं। और अब आपके सामने एक चीज़ लाएंगे जिसको कहते हैं अपव्यू का कोटि। अपव्यू की कोटि अगली पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में है। अपव्यू की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो जरा हम इसको 1 सेकंड मिटा देते हैं भाई। देखिए वाइट बोर्ड है, थोड़ी सी समस्या होती है रसगुल्लो, लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। तो आइए हम समझते हैं कि अवयव की कोटि क्या होती है। आपने इसको समझ लिया, बेहतरीन तरीके से समझा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से वीडियो बनाया जाएगा इस पर, ऐसा बात नहीं है, फिर से बनाया जाएगा। फिलहाल इतना हमने जो आपको बताया, इतनी बात आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारे पास, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होता है भाई, किसको कहेंगे हम कोटि। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। अब कहेंगे क्या बात है सर, क्या बता रहे हैं, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आया। तो भैया अपने एनसीईआरटी ने पंक्ति की संख्या को m माना है, गुणे स्तंभ की संख्या को n माना है। यानी अगर कहीं हमारे पास m गुणे n का अवयव दिख गया, अब कहेंगे अभी नई ट्विस्ट क्या ला दिए भैया है, रुक जाइए ना, 1 2 3 5 2 1 इतना ले लीजिए। चलिए हमने एक अवयव ले लिया, आयताकार अवयव है, आयताकार अवयव है, ठीक है। कह रहा कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, यही कह रहा है ना, पंक्तियों की संख्या, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या। तो कोटि, जब भी कोटि की बात करेगा तब जरा ध्यान से देखिएगा, पंक्तियों की संख्या, पंक्ति में आपको बताया यही होता है, इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2। तो हो गई पंक्तियों की संख्या कितना है, 1 2। तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या, स्तंभ कितना है 1 2 3, यानी इसको कहेंगे C1 C2 C3। जरा ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या 1 2 2 गुणे स्तंभ की संख्या 1 2 3, कितना है 3। यही होता है अवयव की कोटि। किस कोटि का अवयव है, 2 गुणे 3 अवयव की कोटि है। बात समझ में आई आपको। एक और लेते हैं, जरा समझिएगा। हमने क्वेश्चन लिया 4 6 3 2 5 3 1 2 4, एक हमने अवयव ले लिया। तो आप गिनिए, पहले क्या होता है, पंक्ति की संख्या। पंक्ति क्या होता है, इस पूरे लाइन को पंक्ति कहते हैं। तो कितनी पंक्ति है, देखो आप, R1 R2 R3, ठीक है। स्तंभ कितने हैं, C1 C2 C3। जरा नोटिस कीजिएगा, इन्होंने कहा पंक्ति की संख्या, जब भी हम किसी अवयव का कोटि निकालेंगे तो m गुणा n के फॉर्म में करेंगे, यानी mn क्या होता है, यही होता है m गुणा n। तो अब जरा ध्यान समझिएगा, हम इसको m गुणा n, यानी पंक्ति की संख्या कितना 1 2 3, यानी 3 गुणा स्तंभ की संख्या n का वैल्यू कितना है, देखा जाए तो 1 2 3, यानी कितना हो गया 3, यानी 3/3 का अवयव था और ये हमारे पास 2/3 का अवयव था। बात समझ में आ रही है। यानी कि आपने कोटि सीखा, आपने कोटि क्या सीखा, कोई सा भी हमारे पास अवयव दिख जाए, कोई सा भी हमारे पास अवयव दिख जाए, इस प्रकार से हमारे पास कोई अवयव दिख गया तो आपको क्या कर देनी है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, पंक्ति है 1 2, यानी 2 पंक्ति है, स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ, यानी 2/3 का क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी 2/3 कोटि का अवयव है। और हम आपके सामने ले लेते हैं, चलिए 12 ले लिए सॉरी -3 ले लिए, 4 ले लिए, 3 ले लिए, 2 ले लिए, 1 5 6 2। तो आप फटाफट बताइए क्या होगा इसका, फटाफट बताइए किस कोटि की अवयव है, किस कोटि की अवयव हो। आप कहेंगे सर 1 2 3, यानी कि 1 2 3, पंक्तियों की संख्या तो 3 है, ठीक है, गुणा लगा के स्तंभों की संख्या 1 2 3, इसका भी 3, यानी 3/3 का क्या है, अवयव है, यानी 3/3 कोटि का अवयव है। यानी आप कोटि निकालना सीख गए, यही हो जाता है कोटि, इसी को कहते हैं कोटि, यही होता है हमारे पास अवयव का कोटि। हम इसी को देख के बताएंगे कि अवयव किस कोटि का है, 3/3 का है, 2/3 का है, या 3 अच्छा एक बात और याद आई, लगे हाथ देख ही लेते हैं। कहाँ देखिए यहाँ पर यूँ एक हम देखते हैं 6 7 3। सपोज दैट ऐसा दिख गया कुछ, तो क्या करेंगे, R1 ठीक है,
C1 C2 C3। भैया ये तो हमारे पास क्या हो गया, R1 हो गया। पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभ की संख्या 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या 1 है, पंक्तियों की संख्या 1 है, यानी 1 गुणे स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। ये रही इस कहानी में ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट। तो आप समझ गए, ये बात आप समझ गए कि अवयव की कोटि कैसे निकाली जाती है। तो फटाफट आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इतना आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, और एक बात और सिखाते हैं आपको कि यहाँ पर जो अवयव लिखा है ना, इनका क्या नाम होगा। अभी तक जो हमने सीखा इससे क्या रिजल्ट बनता है, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, अभी तक जो भी हमने सीखा इससे क्या फाइंड होता है, क्या कैलकुलेशन निकला। तो एक ही बात कैलकुलेशन निकला कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 23 और A31 A33 A32 होगा, फिर A33। ये हमारे पास आ गया एक अवयव, और अवयव है कितने का, कितने कोटि का है, जरा आप लोग तुरंत बताएंगे। स्तंभों गुणे पंक्तियों की संख्या तुरंत बताएंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ की संख्या, सॉरी पंक्ति गुणे स्तंभ संख्या। तो 1 2 3 यानी 3 गुणे 3 का क्या है हमारे पास, अवयव है। ज़रा एक बात आप नोटिस कीजिएगा, तो जो भी हम 3/3 का अवयव लिखे हैं, हम इसको भी हटा देते हैं साथियों, इसको भी हटा देते हैं, और थोड़ी सी जगह भी हो जाएगा और समझाने में आपको थोड़ी सी अच्छा होगा। अब समझिएगा, यहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि इनका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, इनका कुछ नाम होता है। देखिए 3/3 का ये भी है ना, तो सॉरी 3/3 कोटि का व्यू, 3/3 कोटि का व्यू, इनका कुछ नाम होता है। जैसे क्या नाम होता है, ए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। बात समझिएगा ध्यान से, पंक्ति गुणे स्तंभ। जो यहाँ पर ए आप देख रहे हैं ना, A11 आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ई जो हो जाता है, इसको थोड़ा सा बढ़िया लिखें ताकि आप स्कोरिंग कर पाएँ। तो हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं। समझिए कि इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब समझिएगा, A11 या हमारे पास AIJ आ जाएगा, सपोज दैट AIJ आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, AIJ। जो हमारे पास I होता है पहली पंक्ति पहली स्तंभ, यानी I हो जाता है पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या। I हो जाता है पंक्तियों की संख्या, और J क्या हो जाता है, J हो जाता है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब आप कहेंगे सर फिर ट्विस्ट ला दिए, क्या बात, मजाक कर रहे भाई। सच्चाई है भैया, सच्चाई रसगुल्लो, सच्चाई समझिएगा जरा ध्यान से। AIJ अवयव को लिखने का मेन तरीका, मेन जो हमें सीखना था ना, वही सीखना है कि AIJ का मतलब क्या होगा। आइए समझाते हैं। तो इन्होंने कहा भैया I का मतलब पंक्तियों की संख्या, J का मतलब स्तंभों की संख्या। देखिए A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान सोचिएगा, IJ पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। पंक्ति तो सेम चल रही है R1, लेकिन देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। बात समझ में आई। ई चलता है स्तंभों की संख्या और इधर पंक्तियों की संख्या, ठीक। इसका नाम होता है R2। समझिएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब आपको लगेगा कि यहाँ चल क्या रहा है यार, ये 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ये सब क्या चल रहा है। तो भैया ये सब चल नहीं रहा, एक पैटर्न होता है कि चार, सॉरी मार्कर, पेन चेंज कर दे, सपोज दैट -1 2 4 6 7 8 5 3 2। लीजिए भैया, अभी इसकी हमें भर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर हम आपसे पूछें कि A11 का मान क्या होगा, A11 का वैल्यू कितना है, माइनस का आप एक कहेंगे। अगर हम कहें A12 का मान कितना है,
A12 का मान अगर आपसे हम पूछते हैं तो A12 आप कहेंगे, क्योंकि ये भी 3/3 कोटि का व्यू है और ये भी 3/3 कोटि का व्यू है, तो हर कोटि एक दूसरे से ये सब क्या हो जाएगा, समान। सपोज डेट हम बता रहे हैं A12 का 2 है, A13 का 4 है, A13 4 है। इसी प्रकार हम इसका देखेंगे तो 6 है, इसका देखेंगे 7 है, इसका देखेंगे 8 है, इनका 5, इनका 3, इनका 2। यानी भैया हम जितने अवयव यहाँ ये सब देख रहे हैं ना, इनका कुछ न कुछ नाम होता है और वही नाम है जो हम यहाँ लिखे हैं, यही चीज़ है। और आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके सामने, आपने अवयव देखा, परिचय देखा और आपने कोटि देखा। कोटि का मतलब पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अच्छा ठीक है, इन सबको अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। कितने अवयव हैं तो आप देखेंगे तो 3 × 3 3 3 9, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी भैया आप देखिए 3 3 6 और 3 9, यानी कुल कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। यहाँ देखिए 2 3 6 अवयव की संख्या देखा जाए तो 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, चाहे ऐसे गिनिए चाहे 1 2 3 4 5 6 समान आएगा। यहाँ देखिए 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे जैसे गिनेंगे आपके पास अवयव की संख्या समान है। आप फटाफट बताइए कि आपका एनर्जी क्या है, जोश क्या है दोस्तों। फिर हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा गला सूख रहा था भाई थोड़ी एनर्जी ड्रिंक लिए है, यानी वाटर लिए, पानी लिए भैया, और कुछ नहीं। तो इतनी बात आप अगर समझ चुके हैं तो अब बताइए कि अगर इतनी बात क्लियर है तो तुरंत हम स्टार्ट कर देते हैं अवयवों के प्रकार। अब बहुत ही मज़ेदार होते हैं अवयवों के प्रकार। तो चलिए हम आपसे मात्र 1 सेकंड लेते हैं इनको मिटाने के लिए। प्यार रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, प्यारे प्यारे छात्रों, आप कितने प्यारे हैं। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक आप अगर हमारा पहली वीडियो देख रहे हैं तब तो बढ़िया है, क्योंकि अभी फर्स्ट लेक्चर या अभी जस्ट हमने इसको स्टार्ट किया है। अब हम आ जाते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार जब आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बात ध्यान देना होगा। 10 मिनट आपको केवल लिखनी है। अभी जो इसके पीछे हमने कराया, अगर आपने नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट मार के नोट जरूर कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा ताकि कभी भूलें तो देख लीजिएगा। चलिए भैया हम देखते हैं अवयव के प्रकार। चलिए भैया, क्या बात है सर, अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, वाह वाह वाह। तो अवयव सामान्य देखा जाए तो 6 या 7 प्रकार का होता है। सबसे पहला आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, तो सबसे पहले अपने एनसीईआरटी में दिया है क्या, चलिए हम लिखते हैं स्तंभ, अवयव। दूसरा होता है पंक्ति अवयव। तीसरा होता है वर्ग अवयव। चौथा होता है विकर्ण अवयव। पांचवा होता है अदिश अवयव। छठा होता है तत्समक तत्समक अवयव। और 7वां होता है शून्य अवयव। इतने अवयव होते हैं सामान्य, और हमें पढ़ना है। और हम आपको बता देते हैं इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक तत्समक अवयव और एक विकर्ण अवयव। बाकी भी हैं लेकिन कंपेरेटिवली, यानी इन सब से कंपेयर करेंगे अगर इन सब से आप कंपेयर करेंगे तो लगभग ठीक हैं, बहुत विशेष नहीं, लेकिन जितने हमने इम्पोर्टेंट लिखा वो अपने आप में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ठीक है, यानी अब हम इससे क्या करेंगे, एक एक पॉइंट लिखना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, देखिए जगह तो है नहीं तो हम लिखेंगे, समझाएंगे और मिटाएंगे। तो पहले को हम स्टार्ट करते हैं स्तंभ अवयव। क्या होता है स्तंभ अवयव, या किसे कहेंगे स्तंभ अवयव। स्तंभ
अव्यव, यानी आप लिखिए ऐसा अव्यव, ऐसा अव्यव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, एक स्तंभ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कहूँगी कि एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो अब देखिए तुरंत एग्जाम्पल, स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या होगा, खड़ा वाला लाइन होगा, यानी आप देखेंगे तो 2 3 4 लीजिए, हमने एक अव्यव दे दिया, और दे देते हैं, चलिए 5 3, ये भी एक अव्यव है। तो अगर आप इनकी कोटि लिखना चाहें तो R1 R2 R3, R1 R2 R3 3 गुणे 1, इनका लिखेंगे 1 2 2 गुणे 1, ठीक है। आप इनकी कोटि भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई संकट वाली बात नहीं, चाहे तो कोटि लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड वाले का नाम है, जिसका नाम है पंक्ति अव्यव, पंक्ति अव्यव। पंक्ति अव्यव में सिंपल शब्द यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसा अव्यव, ऐसा अव्यव जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। इसका क्या लॉजिक है भाई, एक पंक्ति होती है, अच्छा जी, ओहो याद आया पंक्ति, ओहो क्या हो जाता है, जैसे, याद आ गया भैया ना, अभी हमने बताया 2 4 3, ये हो गया क्या, पंक्ति, ये हो गया पंक्ति। और ले लेते हैं 4 3 2 1, ये सब क्या हो गए, पंक्ति। आप इनकी कोटि लिखना चाहें, स्तंभ सॉरी पंक्ति तो एक है, गुणे स्तंभ 1 2 3 1/3, फिर यहाँ पर देखा जाए तो 1 1 2 3 4 1 गुणे 4, बात समझ गए भाई। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अगला जो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा वर्ग अव्यव, मस्त है ये भी, वर्ग अव्यव। वर्ग अव्यव हम किसको कहेंगे लाला, आइए समझते हैं। वर्ग अव्यव, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्गाकार। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, बस होती है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसा अव्यव, ऐसा अव्यव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान लिखना चाहिए, समान होती है। पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या समान होती है। इसका मतलब आपने अभी एक चीज़ देखा कि पंक्ति में हमने एक बात देखा कि आप स्तंभ में आप स्तंभ को बढ़ा सकते हैं, यानी m को बढ़ा सकते हैं लेकिन n को नहीं बढ़ा सकते। कहने का मतलब जो यहाँ पर फॉर्म चला वो क्या चला, m गुणे n का चला, और यहाँ भी जो फॉर्म चला वही चला कि n गुणे m का। आप एक बात नोटिस करेंगे, या तो आप इसको छोड़ दीजिए, मत लिखिए, केवल समझ लीजिए, पंक्तियाँ समझ लिए। अच्छा, अभी जिनकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम पहले आपको लिख ही देते हैं फिर समझावते हैं। तो लिख देते हैं भैया, हम लिख देते हैं 2 4 3 2। हमने 2/2 का एक अव्यव ले लिया, कितने कोटि का है, 2/2, यानी 2/2। तो देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या है, समान है। तो यही बात इन्होंने कही, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा कि m बराबर होता है n के। इसका इतने फंडा होता है कि m होती है पंक्तियों की संख्या, n होती है स्तंभों की संख्या, वो दोनों का होती है लल्ला बराबर होती है, जैसा कि आपने समझ लिया। तो अगर आपने इनका समझ लिया, देख लिया, तो फटाफट इनको स्क्रीनशॉट कीजिए, ताकि अगर हम नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि इन्हीं को हम हटा दें, तो आप तुरंत एकदम बेहिचक स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। तो आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किया तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। तो अब हम इनको भी टाटा बाय बाय कर देते हैं, ताकि हम 2-3 और हैं फटाफट देख लेते हैं। और बने रहिएगा भाई, आप जितना टाइम बैठेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगी, तो क्लियर बात है। और भागेंगे तो फिर भागने वाले बच्चे आज तक भाग ही रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं पाए। हाँ जी भैया, हमने इसको भी निपटा दिया। बारी आती है विकर्ण।
विकर्ण अव्यव का होता है भैया, विकर्ण अव्यव, विकर्ण अव्यव। अब आप सोचिए विकर्ण अव्यव, आपके एनसीईआरटी ने भी दिया होगा, तो विकर्ण अव्यव हम किसको लिखेंगे आप बताइए। चलिए लिखते हैं। विकर्ण अव्यव का मतलब हो जाता है ऐसा अव्यव, ऐसा अव्यव जिसमें विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो जी। अब आप कहेंगे अवयव शब्द कहाँ से आ गया, अवयव बताया ना, वही जो हमने संख्या लिखते हैं वही, यानी अव्यव के अंदर जो भी हम संख्या लिखते हैं वो अवयव हो जाता है। तो कह रहा है कि ऐसा अव्यव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 0 0, या तो हम मत लीजिए 1 मत लीजिए, 1 मत लीजिए, आप ले लीजिए 1 ही लीजिए, 1 0 1 0 0 0 1। विकर्ण के अलावा सभी हमारे अवयव क्या होंगे, शून्य। तो यही होता है विकर्ण ना, विकर्ण आप इसी को कहेंगे। याद रहे आपको जब भी कहना है आयत में आप जब विकर्ण लेते हैं तो आप इस प्रकार से विकर्ण लेते हैं और इस प्रकार से, तो आपको यहाँ इस वाली लाइन को नहीं लेनी है, केवल इस वाली लाइन को लेनी है विकर्ण में, क्योंकि हमें एनसीईआरटी ने इस वाली लाइन को दिया है। अगर आप इस वाली लाइन को लेते हैं, इधर विकर्ण लेते हैं तो गलत माना जाएगा, इसलिए आपको केवल इस वाली लाइन को लेना है। चलिए, तो ये हो जाता है विकर्ण अव्यव। विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे तो A 0 0 0 B 0 और 0 0 C। विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होंगे, शून्य। तो विकर्ण देखिए कुछ भी हो सकता है, विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0, तो ये हो जाता है भैया हमारे पास विकर्ण अव्यव। नेक्स्ट की बात आ जाती है भैया अदिश अव्यव। अदिश क्या होगा जी, अदिश अव्यव। अदिश अव्यव किसको कहेंगे भैया, किसको कहेंगे अदिश अव्यव, जरा आप लोग तुरंत बताइएगा, किसको कहेंगे अदिश अव्यव, जरा बताइएगा आप लोग। आइए लिखते हैं, ऐसा अव्यव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं भैया। विकर्ण के सब अवयव शून्य होते हैं। कैसे कहेंगे सर बताइए ज़रा। तो जैसे है वाला कर दिए ना, ऐसे यह वाला करेंगे, देखते रहना। विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। तो भैया 0 1 2 3 0 1 1 5 0 5 2 0। विकर्ण जो है आपका, विकर्ण जो है आपका वो क्या है, शून्य है। तो इन्होंने यही तो कहा विकर्ण शून्य होते हैं, विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, तो यही हमारा विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण के अवयव शून्य है, यानी 3/3 कोटि का व्यू भी था, 3/3 का यह है और 3/3 का यह है, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक है जी। अगले का बारी क्या होगा, अगले का बारी होगा तत्समक फलन। तो इसको हम लिखते हैं, तत्समक इम्पॉर्टेंट है जी, याद रहिए। चला, तत्समक अव्यव, फलन कहना गलत होगा ना, तत्समक अव्यव, ऐसे अव्यव जिनका विकर्ण 1 हो। ठीक है सर। ऐसा अव्यव जिनका विकर्ण विकर्ण, अरे यार, विकर्ण तेरी की, विकर्ण 1 हो। आइए लल्ला समझते हैं कि जिनका विकर्ण 1 होने का काम मीनिंग होगा गुरुदेव। 1 0 0 1 लीजिए, 1 0 0 0 0 1, सॉरी गलत बोल गया, और 0 0 1 लीजिए। 3/3 अव्यव का, 2/2 अव्यव का, आप जितना चाहें भर भर के बना सकते हैं। अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा
तो आप याद रखिएगा विकर्ण आप लिए हैं, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो कमेंट कीजिएगा, देखेंगे बाद में। तो तत्समक काव्य का मतलब होता है ऐसा अवयव जिनका विकर्ण एक हो। हलाला हमने लिख दिया, लला क्या लिख दिया, जिनका विकर्ण एक हो। लास्ट एंड फाइनल आ जाता है शून्य अवयव, तो ऐसे अवयव जिनका मान शून्य होता है, सीधी बात। शून्य अवयव हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिनका मान शून्य हो। लो भैया, अरे राम राम, अब इसमें क्या करेंगे, 0 0 0 0, 2/2 का है अगर आप देखें तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3/3 अवयव की कोटि है, वो भी कौन थी, शून्य अवयव। तो अभी तक आपने इस वीडियो के अंदर जो भी सीखा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही होता है इसका बेस। अब अगले वीडियो में पहले आप इतना देख लीजिए, तब हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे इनके कुछ क्वेश्चन, कह दें उदाहरण। तो अभी तक अगर आप इस सबको स्क्रीनशॉट नहीं किए तो हम थोड़ा सा बाजू हट जाते हैं, आप इनका खिचक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 1 2 3 डन हो गया होगा। चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे गुलो, जो छात्र अभी तक बैठे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप अभी तक बैठे हैं और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हुई फिर भी हुई है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया ना तो बताइएगा, उसका पोस्टमार्टम हम करेंगे, इस प्रकार काटेंगे ना कि एकदम सब में बटेगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेगा, सब लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि जस्ट ही आने वाला है और एकदम फुल एनर्जी जोश के साथ आप लोग बैठिएगा क्लास में। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।